आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। साथियों, आज कोरोना हम सब का गुरु बना हुआ है। हमें रोज कोई नई चीज सिखा जाता है। न सिर्फ संक्रमण से बचने के तरीके सिखाता है, बल्कि एक बेहतर इंसान होने के तरीके भी हमें रोज बरोज सिखा ही जाता है। जिन चीज़ों को हम पहले तवज्जो नहीं देते थे, वो आज हमारे लिए बड़ी ज़रूरत बन गए हैं। परिवार के साथ बिताए गए समय का मूल्य हमें समझ में आया है। बेतहाशा की गई खरीदारी कितनी गैर ज़रूरी है, ये समझाया है। हमारे पड़ोसी, हमारा परिवेश, हमारा समाज हमें कैसा बनाना चाहिए और हमने क्या बना दिया, ये तो कोरोना ने हमें बार बार समझाया है। इस दौर की इस सीख को हम खुद में कितना उतार पाते हैं, ये हमारे समझदार और भावनात्मक होने का प्रमाण देगी। श्रोताओ, हम अपनी रॉ में बस पैसा कमाने को भागे जा रहे थे। समाज के गरीब लोगों के या कम संसाधन वाले लोगों के बारे में कभी नहीं सोचते थे। किराने वाले, सब्जी वाले, पंचर जोड़ने वाले, अपने दर्जी, इन सब से छोटी छोटी रियायतों को लेकर झगड़ते थे। और आज उन्हीं के शुक्रगुजार हैं, है ना? ये सबसे बड़ा और अच्छा बदलाव है। अच्छे होने की दिशा में आप बदलते ज़रूर रहिएगा, क्योंकि बुरा वक्त हमें अच्छा बनाने को ही आता है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यदि हम सोचेंगे तो अच्छा होगा, ये विश्वास मुझे तो है ही, और मुझे उम्मीद है कि ये भरोसा आपके अंदर भी होगा कि यदि हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे आसपास सकारात्मक चीज़ें होंगी। और इस समय जबकि सावन का महीना चल रहा है, सबसे ज़्यादा सकारात्मक तो बादलों से बारिश का होना होता है। और बारिश के लिए हम कम से कम ग्वालियर चंबल के लोग तो आस लगाए हमेशा देखते ही रहते हैं कि मौसम बारिश का है और बारिश कब होगी। हालांकि हमारा क्षेत्र जो है वो कम वर्षा के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, और इसीलिए इस क्षेत्र में जल संरक्षण की आवश्यकता महसूस की जाती है। इसके लिए न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमें प्रयास करने होंगे। एक नारा बहुत पहले दिया गया था, खेत का पानी खेत में रोको, गांव का पानी गांव में। और इस लक्ष्य के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के प्रयास भी किए जा रहे थे। आज वस्तु स्थिति क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्टॉप डैम, मेड़बंदी और तालाब बनाने की क्या व्यवस्था की जाती है और कैसे की जाती है, इसी बारे में जानने के लिए हमने बात की प्रगतिशील कृषक श्री अनूप सिंह परमार से। आइए अनूप जी से की गई ये बातचीत आपको भी सुनवाते हैं। अनूप जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। अनूप जी, बरसात का मौसम किसानों के लिए बहुत काम का मौसम होता है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो तैयारियां बरसात में किसानों को करनी चाहिए? तो बरसात से पहले एक तो हम अपनी खेत की जुताई, बुआई सभी करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है, जो आज के समय में चाहिए, कि हमको अपने खेत में पानी स्टोरेज करने की व्यवस्था रखनी चाहिए। पानी स्टोरेज करना अभी काफी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी का लेवल नीचे गिरता ही जा रहा है। क्या होता है, जब बरसात का मौसम आता है तो जो हमारे खेत की उपजाऊ मिट्टी होती है, बरसात उस उपजाऊ मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले जाती है। और फिर बरसात निकलने के बाद हम लोग सोचते हैं हमारा पानी का लेवल काफी नीचे चला गया है, तो उसको कैसे बोर से व्यवस्था करके लेकर आए। तो हमको जरूरत इस बात की है कि अपने खेत में छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाएं। हर एक बीघा पे, जैसे आपके पास एक एक खेत, छोटे छोटे आपने खेत के टुकड़े बनाए हुए हैं, उस पर हर एक खेत के पास एक छोटा तालाब होना चाहिए। अच्छा। उससे क्या होगा, जो आपका जो बरसात का पानी होता है वो आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और जो आपका जो मिट्टी बहकर बरसात में चली जाती है, वो आपकी इन गड्ढों में स्टोर हो जाएगी। तो अगले सीजन में आप जब फिर से गर्मी के सीजन में, बरसात से पहले, आप उस मिट्टी को वापस खेतों में डाल सकते हैं। जो उपजाऊ मिट्टी है वो हमारी वेस्ट नहीं होगी। एक तो इसका ये फायदा हुआ। दूसरा क्या होता है कि अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जा रहा है। बिल्कुल।
तो अगर जगह जगह हम लोग ये गड्ढे और ये छोटे छोटे तालाब बनाएंगे तो उससे क्या है, बरसात का पानी धीरे धीरे आपका जमीन में जाता है, उससे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहता है। तो सिर्फ जमीन का पानी यूज करें और उसको रिचार्ज ना करें तो कभी ना कभी तो वो पानी खत्म होगा ही। बिल्कुल। वो हमारा लिमिटेड सोर्स है, अनलिमिटेड नहीं है। हम्म। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको उसको ऐसी व्यवस्था की जाए कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहे। हम्म। अक्सर किसान ऐसा सोचते हैं कि यदि हमने इतनी जमीन पर तालाब बना दिया या इतनी जमीन पर चेक डैम बना दिया तो उतनी जमीन हम खेती के लिए कम हो जाएगी हमारी। हाँ, ऐसा लगता है, लेकिन उसके आपको फायदे ज्यादा होते हैं। आप उनको बड़ा तालाब नहीं बनाना है। जैसे कोई किसान है, उसके पास अगर 2 बीघा ही जमीन है तो उस पर भी एक एक बीघा में वो तो 10 बाई 10 के 2 गड्ढे बना सकता है। अच्छा, और ज्यादा उसमें जमीन नहीं चाहिए, 10 बाई 10 में हो जाएगा। मतलब कम से कम इतना तो बनाना ही चाहिए। जो किसानों को लगता है कि उनकी जगह ज्यादा जा रही है, कम से कम इतना तो उनको करना ही चाहिए। हम्म। अगर हो सके तो इससे ज्यादा बनाना चाहिए वैसे तो, लेकिन मैं बता रहा हूँ मिनिमम इतना होना चाहिए। एटलीस्ट हमारा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो होता रहेगा। और जो मैंने बताया कि खेत की मिट्टी हमारी जो बह के गड्ढों में जा रही है वो हमको दोबारा मिलती रहेगी। और एक और फायदा इससे ये होता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो बनता है। आपने देखा हो गर्मियों में और जिसमें बरसात नहीं होती है तो उस समय जो पशु पक्षियों को पानी की जरूरत होती है। बिल्कुल। अब जब हमारे यहाँ पे हमारे खेतों के आसपास जब पानी मिलेगा तो वो क्या पूरा इकोसिस्टम बनता है। अब ऐसे पक्षी भी आकर बैठते हैं वो पानी पीने के लिए, जो हमारे फसलों में जो कीड़े होते हैं उनको खाते हैं। तो जब उनको पानी मिलेगा तो वो पक्षियों के आने से हमारी कीड़े मकोड़े हैं उनको भी नष्ट करने में फायदा मिलेगा। और कीटनाशक कम डालने पड़ेंगे। कीटनाशक कम डालने पड़ेंगे। मतलब फायदा तो किसान को डायरेक्टली है ही, बस समझने की आवश्यकता है। हाँ, आप जिस एरिया में खेती करते हैं उस एरिया में किसानों ने इस तरह की चेक डैम्स बना रखे हैं क्या, या तालाब बना करके पानी रोकने की कोई व्यवस्था की, क्योंकि बरसात का मौसम तो शुरू हो ही चुका है। हाँ, अभी किसानों ने ऐसा नहीं किया है, हम्म। लेकिन हमने अपने 10 बीघे जगह बोलते हैं इसको, हम्म। उतनी जगह पे हमने तालाब बनवाया है। हम्म। अभी हमने 2 महीने पहले ये करवाया था ये काम। तो हम्म। अभी वो तालाब, अभी बरसात में पूरा तालाब भर चुका है। हम्म। तो उसमें क्या है, आप एक और उपयोग हो सकता है उसका कि उसके आसपास हम लोगों ने पेड़ लगाए हैं। हम्म। अब वो जमीन मतलब वेस्ट नहीं जाती है, तो लोगों को लगता है, लेकिन अब क्या है, इसकी जब पानी की जरूरत पड़ती है तब आप उसका पानी उपयोग कर सकते हैं। हम्म। और ये मतलब जो इकोसिस्टम है आपका, जो जो पशु पक्षी है हम्म। उनको आप एक क्या बोलते रहवास दे रहे हैं, हैबिटेट दे रहे हैं। हाँ, रहवास दे रहे हैं। हम्म। यहाँ पे हर साल जो पानी का लेवल है वो नीचे जा रहा है। तो हर साल मैंने देखा अपने गांव के आसपास कोई ना कोई नया बोरवेल खुद जाता है। लेकिन हम्म। इसकी एक सीमा है, हम कब तक उसको खोदते रहेंगे और उसमें पानी वापस नहीं डालेंगे। हम्म। जैसे मैं चंबल क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, हम्म। तो वहां पर जो मिट्टी है काफी मतलब पथरीली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है। हम्म। तो उसमें पानी आता है, आपका काफी मिट्टी काटते हुए पानी निकल जाता है। ना तो मिट- हम उसको स्टोर कर पाते हैं और मिट्टी कटती है। हम्म। तो हमारा जो खेत है हर साल कट जाता है। फिर हम लोग उसमें फिर क्या करते हैं, गर्मियों में बरसात से पहले हम लोग अपने खेत की जुताई करते हैं, खेत बनाते हैं अपना। हम्म। तो उस समय हमको वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। जो उन्नत कृषि करने वाले किसान हैं आपके गांव में, जैसे आप कर रहे हैं, वो जो स्टेप्स उठाते हैं, जिस तरह की खेती अपने खेतों में करना शुरू करते हैं, उनकी देखा देखी जो छोटे किसान हैं या जो उन्नत खेती नहीं करते हैं वो भी उत्साहित होते हैं और उनको देख करके काम शुरू करते हैं। अभी मतलब तालाब तो नहीं बनाए लोगों ने, लेकिन जैसे हमने मना किया कीटनाशक नहीं डालने हैं, हम्म। तो अभी हमने 8-10 किसानों को प्रोत्साहित किया है। हम्म। तो उन्होंने कहा है कि कम से कम अपने घर के लिए वो बिना कीटनाशक के ही खेती करेंगे। हम्म। तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता है, समय लगता है, मतलब लोगों को धीरे धीरे सही जानकारी मिले हम्म। तो लोगों में परिवर्तन आता है। हम्म। इस क्षेत्र में उन्नत खेती करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रहे हैं? अलग अलग मॉडल्स पे काम कर रहा हूँ मैं। हम्म। तो अभी हमारे पास 10 से 20 गाय हैं। हम्म। उसका घी और मट्ठा जो निकलता है हम्म। उसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं। हम्म। क्या है, ये हमारा पूरा इकोसिस्टम है, गाय खेती पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, पशुधन और जो है वो बहुत काम आता है खेती में भी। जो गोबर है वो हमारे खेतों में उपयोग करते हैं हम खाद की तरह। तो एक तो ये हुआ, उसके अलावा हम जैसे मैंने बताया अभी हमने तालाब खुदवाया है, तो तालाब के आसपास हमने एक पेड़ों का छोटा बगीचा भी लगवाया है अभी। हम्म। तो अभी हम जो भी खेती कर रहे हैं उसमें मल्टी क्रॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में अभी तक क्या होता आया है कि साल में 2 ही फसल लेनी है, सरसों, गेहूं और बाजरा। हम्म। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि एक जगह पे जैसे हम आज से 30 साल पहले फसल लेते थे, एक जगह पर हम कम से कम 4-5 फसलें करें। हम्म। तो उससे होता क्या है कि एक फसल आपकी दूसरी फसल को सपोर्ट करती है। हम्म। उसमें जैसे कोई एक वैरायटी, अगर दाल है, आपके दाल के साथ में कोई
दूसरी वैरायटी की फसल लेते हैं, तो एक फसल दूसरी फसल को नाइट्रोजन देती है, तो उससे एक दूसरे सस्टेन करने में इजी रहता है और उसमें कीटनाशक लगने की संभावना कम होती है। तो यही मॉडल हम अभी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अभी पिछले साल सरसों की थी ऐसे, तो सरसों के साथ में हमने गेहूं भी लगाया, मतलब हमने कोई कीटनाशक इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ गोबर का इस्तेमाल किया, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन था वो बाकी लोगों के खेत के बराबर ही मिला हमको। तो उसमें नुकसान कुछ नहीं हुआ। लोगों की ये गलत धारणा है कि गोबर का इस्तेमाल करने से कुछ नुकसान होता है, फसल कम आती है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब रासायनिक खाद या कीटनाशक डालने पर भी वही रिजल्ट आया जो जैविक खेती से आपने निकाल लिया। हाँ, बिल्कुल। इस साल मेरा प्रयास है कि उसको और आगे प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया जाए, सिर्फ ये गोबर की खाद से ही, और इसमें आपकी एक एक इंच का हम जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि हम गेहूं और सरसों कर लिया और हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन जो बाकी जगह बचती है उसमें आप दूसरी फसल लेंगे तो वो एक तो आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी और उसके अलावा वो आपकी फसल को सपोर्ट करती है। मिट्टी को नाइट्रोजन मिलता है तो उससे मिट्टी अच्छी, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। गुणवत्ता सही होगी मिट्टी की। आपको क्या लगता है कि जो किसान हैं, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे उनके खेती नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि पढ़ लिख कर शहरों में कुछ नौकरी मिल जाए, उन्हें व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाए, ये क्या सही है? और यदि पढ़े लिखे लोग खेती में जाएंगे तो क्या परिवर्तन आएगा? इन दोनों सवालों के जवाब आपसे चाहूंगी। जो आपका पहला सवाल है वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि खेती अभी आज के समय में काफी निकृष्ट रोजगार बना दिया गया है। लेकिन अगर खेती नहीं होगी तो हमको कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकते हम लोग। इस धरती पे हम लोग बिना खाए जिंदा नहीं रह सकते, तो किसी न किसी को ये करना ही पड़ेगा। और जो लोग शहर जा रहे हैं, शहर में उनकी रोजगार के अवसर काफी कम है। आज के युवा के पास काफी आइडियाज हैं, नए नए तरीके हैं चीजों को बदलने के। तो अगर वो अपना ये दिमाग यहाँ पे गांव में लगाता है तो इससे हमारी खेती को भी फायदा होगा और युवा को रोजगार के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। तो पढ़े लिखे लोग खेती में आ रहे हैं, वो उसमें अपना दिमाग लगा रहे हैं, उसमें नए नए तरीके निकाल रहे हैं, उसमें से कैसे इनकम निकाली जा सकती है। और जो शहर में जितनी कमाई हो सकती है उससे कई गुना ज्यादा कमाई गांव में कर पा रहे हैं। वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो ट्रेडिशनल तरीके से जो खेती होती आ रही है अभी तक, उसको बदलने की कोशिश की। उसमें उन्होंने अपने गांव में देखा कि इसमें जो अभी चल रहा है उसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है, और हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं उसमें से हम कैसे अपने लिए फायदेमंद साबित कर सकते हैं। अक्सर लोग जो पढ़े लिखे हैं शहर आना चाहते हैं इसलिए कि शहरों में सुविधाएं ज्यादा हैं, तो गांवों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए, वहां पे थोड़ी बहुत सुविधाएं देने के लिए, जैसे मूल रूप से बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सुविधाएं अगर गांवों में हो जाएं तो गांवों में भी रुकने में लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, इसीलिए लोग वहां से भागते हैं। तो ये सारी सुविधाएं भी साथ साथ में गांवों में हो सके, इसके लिए क्या करना होगा लोगों को, किस तरह की जागृति लानी होगी, और इसके लिए आप लोग जो नए पढ़े लिखे युवा खेती की तरफ लौट रहे हैं उनके क्या प्रयास होंगे? मुझे लगता है युवाओं को मतलब अपने गांव की लोकल पंचायतों में थोड़ा ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। वहां पे मालूम करना पड़ेगा कि हमारी पंचायत के लिए जो पैसा आया वो उसका क्या उपयोग हो रहा है जी, ये कहाँ पे लगाया जा रहा है। लोकल युवा को जागरूक होना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा सरकार को, लोकल पंचायत को कि ये हमारे यहाँ पे इन इन चीजों की जरूरत है। मतलब यदि हम सवाल नहीं करेंगे जा करके तो हमें सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होंगी। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहली आवश्यकता तो ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की है। यदि हम जागरूक हो सके तो अपने लिए सुविधाएं भी इकट्ठी कर लेंगे और अपने लिए रोजगार के अवसर भी तलाश लेंगे। हाँ, और जागरूक होने के लिए जैसा कि मैंने भी देखा गांव में, हम जैसे लोग आपको भलाई करते हैं तो लोग देखते हैं, देखकर फिर सीखते हैं, उनको भी लगता है कि हमको इसको करना चाहिए अगर उनको काम अच्छा आता है। तो फिर वो जागरूक बनते हैं। हमारा ट्रेडिशन ऐसा हो गया है कि हम लोगों को एक तरीके से लेक्चर देते हैं, मतलब आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, आप ऐसा कीजिए। इसके बजाय मुझे लगता है कि उनको सिर्फ आपको दिखाना चाहिए कि इस तरह का मॉडल भी है और ये काम करता है, सक्सेसफुल हो सकता है। प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा उन लोगों को, तब जाके वो समझ में आएंगी चीजें। प्रैक्टिकल जमीन पे लोग जब काम देखते हैं तो वो अपने आप करते हैं, आपको उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। और फिर उनको ये लगता है कि यदि पढ़े लिखे लोग वापस आ रहे हैं लौट कर खेती की तरफ तो जरूर कुछ न कुछ है, और वो अपने काम को भी थोड़े से इज्जत के साथ देखना शुरू कर देते हैं, वरना अपने आप को किसान कहना बहुत निकृष्ट माना जाने लगा है आजकल। तो उसी को हमको बदलना है। वो बदलने के लिए जो भी युवा मतलब मुझे सुन पा रहे हैं तो सभी को कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। हर कोई चाहता है कि कोई और करे उस काम को, इसके बजाय हम ये सोचे कि हम क्या कर सकते हैं उसमें। जैसे आपके पास गांव में जमीन नहीं है, आप खेती नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप किसी ऐसे किसान से संपर्क कर सकते हैं जो आपको गांव का उपजा हुआ बिना कीटनाशक वाला अन्न दे सके।
तो इससे उस किसान को भी कुछ पैसा जाएगा और उसको हम्म। पैसा जाएगा तो वो अपना काम करने के प्रति और उत्साहित होगा। मतलब बिचौलियों की व्यवस्था भी खत्म होनी चाहिए। किसान से डायरेक्ट यदि अनाज और उनका उपज खरीदी जा सके, वो तो बहुत ही बेहतर स्थिति होगी। यदि उन्हें बाजार मिल सके, अच्छा बाजार मिल सके किसानों को, तो हम लोगों का भी यही प्रयास है हम्म कि सीधे ग्राहक तक अपना माल पहुंचाया जा सके। किसान ज्यादा समृद्ध हो सकेगा इस व्यवस्था में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। लोगों तक ये बात पहुंचेगी और निश्चित तौर पर जागरूकता आएगी। रोजगार के नए अवसर गांवों में तलाशे जाएंगे और जो युवा हैं वो गांवों की तरफ मुड़ेंगे और आत्मनिर्भरता की स्थिति में गांव यदि पहुंच सके तो हमारा देश भी बहुत जल्दी आत्मनिर्भर हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्ते। आप थे अनूप सिंह परमार। देखा आपने, गांवों में भी यदि पहल की जाए तो बहुत सारे लोग साथ आ जाते हैं। तो जो भी परिवर्तन हम करना चाहते हैं अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने पर्यावरण की दिशा में, तो हमें आगे आना पड़ेगा। और यदि हम आगे नहीं आए तो हम परिवर्तन करने में, एक चेंज लाने में अपने आप को सक्षम नहीं पाएंगे। श्रोता साथियों, बरसात के मौसम की हम बात कर रहे थे, वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे थे। वाटर हार्वेस्टिंग गांवों में तो आपने देखा कि कैसे किया जाता है, लेकिन शहरों में इसकी आवश्यकता ज़्यादा महसूस की जाती है क्योंकि लगभग पूरी ज़मीन हमने सीमेंटेड कर दी है, कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं। तो बरसात के मौसम में ये जो पानी सहेजना है ये क्या है। और हम अपने शहर की यदि बात करें तो ग्वालियर शहर में वाटर हार्वेस्टिंग के प्रति जागरूकता फैलाने में सावित्री श्रीवास्तव का बहुत योगदान है। उन्होंने ग्वालियर शहर के 16 कुओं और बावड़ियों को रिचार्ज करने में अपना योगदान दिया है और ये काम बहुत मजबूती से वो कर रहे हैं। जल संरक्षण के इस अद्भुत काम के लिए जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से सावित्री जी को वाटर हीरो के रूप में पुरस्कृत किया गया है और 10,000 रुपये का उनको इनाम भी मिला है। शहरी क्षेत्रों में कैसे की जा सकती है वाटर हार्वेस्टिंग, इस विषय पर हमने सावित्री जी से बात की। आइए ये बातचीत आपको भी सुनवाते हैं। श्रोता साथियों, हमारे साथ हैं सावित्री श्रीवास्तव जी। सावित्री जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैम, थैंक यू। सावित्री जी, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आपको वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया है और आप वाटर हीरोज की तरह पहचानी गई हैं। पहले तो हमारी शुभकामनाएं इसके लिए हैं कि आप और आगे बढ़ें। इस पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने घरों में हम सब थोड़ा थोड़ा पानी बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक अभियान के तहत ये काम कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली घर में ही मैं देखती थी कि काफी पानी जो है वेस्ट हो रहा है। कभी बारिश का भी वेस्ट हो रहा है छतों में और बालकनी में, गार्डन में, रोड पर, और सबसे ज्यादा घर में देखती थी कि आरओ का काफी पानी वेस्टेज आ गया। तो हमेशा लगता था कि इस पानी को कैसे बचाएं। तो उस पानी का जो आरओ का रहता था वो तो हम लोग यूज कर लेते थे, जैसे कभी गार्डन में यूज कर लिया या पोछा लगाने में या बर्तन वगैरह क्लीन करने में। लेकिन जो बारिश का पानी इतना वेस्ट हो रहा था उसे कैसे बचा पाऊँ, बस वही उसी उलझन में मैं लगी हुई थी। क्योंकि क्या होता है कि बारिश का इतना सारा पानी जो वेस्ट हो जाता है और गर्मियों में हमारे खुद के जो बोरवेल है वो सूख जाते हैं। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने क्या किया कि मैंने सोचा पानी को तो बचाना है, तो थोड़ा सा सर्च किया और फिर एक छोटी सी मैंने किट रेडी की और उसे मैंने घर में ही लगा ली। ये किट क्या थी? और ऐसी किट रेडी की जिसमें ग्रेवल्स वगैरह कुछ जो फिल्टर मीडिया होते हैं उसको मैंने डालकर उसे मैंने अपनी उस पर लगा दिया, छत से पूरा पाइप कनेक्ट करके उसमें अटैच कर दिया। तो जब बारिश आई या घर का जो पानी जा रहा था तो उसमें फिल्टर होकर जब कलेक्ट हुआ तो घर में ड्राई बोरवेल था तो कोई यूज का तो था नहीं। तो मैंने सोचा कि इसको इसी में कनेक्ट कर देती हूँ तो पानी एटलीस्ट जमीन में तो पहुंच ही जाएगा। तो वो तो यूं ही किया था, लेकिन उसके बाद एक रेनी सीजन के बाद उसमें पानी आ गया। फिर तो सोचो मानो की पता नहीं इतनी खुशी हुई कि मतलब बोरवेल में पानी आ गया है। बस इस तरीके से बस थोड़ी सी शुरुआत हो गई। मेरे ख्याल से शहर में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घर में इस तरह के सूखे हुए बोरवेल होंगे। वो अपने घर में ऐसा काम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, छोटे से छोटे एरिया को भी कर सकते हैं। और ये काम करने के लिए क्या किसी तरह की परमिशन की जरूरत होती है या आप अपने लेवल पे कर सकते हैं? नहीं मैम, इसमें परमिशन की जरूरत नहीं है। हमारे घर का जो पानी है, हमारी छत का पानी है, उसे हम एक पाइप के थ्रू नीचे लाकर उसको एक फिल्टर किट के थ्रू ले जाकर फिल्टर करते हुए उसको बोर से कनेक्ट कर सकते हैं।
तो जहाँ आपके बोर का नाली जैसी बनी होगी, नीचे तक गड्ढा बना होगा, उस चैनल में आप डाल सकते हैं उस पाइप को, बिल्कुल, पानी लेकिन को। उसको ऐसे डायरेक्ट नहीं डाल सकते, विदाउट फिल्टर किट के नहीं डालना है। नहीं तो अंडरग्राउंड वाटर के कंटामिनेटेड होने की, दूषित जी होने जी, की बिल्कुल संभावना बिल्कुल बनेगी। बिल्कुल उस एरिया का पूरा पानी दूषित हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा। पीने लायक नहीं रहेगा। इसके अलावा जब ये एक छोटी सी सफलता आपको मिली, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद में मुझे बहुत खुशी हुई, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सबको बताऊं कि मतलब मैं इस तरीके से पानी बचा पा रही हूँ। तो बहुत मुझे लगता था, तो मैं छोटे छोटे मैंने क्या किया कि स्कूल में या फिर ऐसे जैसे कॉलोनी में लेडीज बैठी हैं, खड़ी हैं, तो उनसे चर्चा करना, कहीं कहीं जाकर बस बातें करना शुरू की कि ऐसे पानी बचा सकते हैं, ऐसे पानी बचा सकते हैं। तो कुछ लोगों ने मेरा सहयोग करना शुरू किया कि चलो हम भी करके देखते हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे ये मिली कि शिवाजी यूनिवर्सिटी में जो बोरवेल थे, वहां से मेरी शुरुआत हुई। वहाँ उन्होंने कहा कि मतलब एक बड़ा का जो लेवल का काम है, वहां से मुझे मिला। ड्राई बोरवेल थे, वहाँ पर पानी की कमी थी, और वैसे बारिश का पानी बहुत भर रहा था वहाँ पर। मतलब 2-3 फीट पानी पूरे में भर जाता था, और दूसरी तरफ बोरवेल ड्राई थे। तो हमने फिर वहाँ पे किटें लगाई, तो पूरा पानी आप अभी जाकर देखेंगे तो पूरा, एक तो पानी नहीं भर रहा है वहाँ पर, और दूसरा पूरा जो बोरवेल है वो रिचार्ज हो गए हैं। ठीक, तो लगभग हम लोग 1000 किट यहाँ पर पूरे ग्वालियर में लगा चुके हैं। ये जो 1000 किट्स आपने लगाई हैं, वो कहाँ कहाँ आपने एस्टेब्लिश की? तो इसमें मुझे सहयोग किया है ग्वालियर नगर निगम ने, स्मार्ट सिटी में, और अपना इंडियन आर्मी में, कैंटोनमेंट है, अपना जो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है वहाँ पर। तो सभी जगह, और कुछ प्राइवेट भी लगे हुए हैं काफी अपने ग्वालियर में। ऐसे टोटल करीब 1000 किटें हम लगा चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले अपने यहाँ की बारिश का जो जल स्तर था वो 751 था, और अभी करीब 900 हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद उन किटों की वजह से कुछ नमी आई है अपने यहाँ, तो उस वजह से हमारे यहाँ का जल स्तर भी बढ़ गया है। क्योंकि ये काम एक ऐसा है जो बड़े लेवल पे करना है, सिर्फ एक व्यक्ति के करने से या एक समूह के करने से नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग यदि पानी बचाएंगे तो हम कुछ मात्रा में पानी जमीन के अंदर डाल पाएंगे। ये भी पूरा पानी हम नहीं डाल पाएंगे, कुछ मात्रा में डाल पाएंगे। कुछ मात्रा में ही, वैसे भी 70-80% ही पानी जा पाता है। छत का पानी नीचे जब लाया जाता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था करनी होगी यदि कोई करना चाहे तो? जैसे अपने घर में करना चाहता है, छत छोटी हो, बड़ी हो, 1000 स्क्वायर फीट की हो या 4000 स्क्वायर फीट की हो, तो यदि कोई करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? तो उस पानी को हम पाइप के आउटलेट के उससे लेकर आते हैं, डायरेक्ट अपने फिल्टर किट में लेकर आते हैं। फिल्टर किट हम लोग लगाते हैं सरफेस एरिया के हिसाब से कि वहाँ का कैचमेंट कितना है, वाटर कितना है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग किट इंस्टॉल करते हैं। और फिल्टर किट लगाते हुए हम लोग कनेक्ट करते हैं बोरवेल से, चाहे वो ड्राई बोरवेल हो, चाहे वो रनिंग बोरवेल हो। ये सारा काम आप अपनी संस्था डिप्स नीर के माध्यम से करती हैं? जी जी बिल्कुल। ये किट बैठाने का खर्चा कितना आता है? एक किट का खर्चा 10,000 से स्टार्ट है। बाकी फिर डिपेंड करता है कि हम कमर्शियल साइड से लगा रहे हैं, डोमेस्टिक लगा रहे हैं, एरिया पे डिपेंड करता है। क्योंकि पानी का मतलब कितना कैचमेंट कितना है हमारे पास। अगर 1000 स्क्वायर फीट पानी है तो लगभग हम लोग 4 लाख लीटर पानी को सेव कर लेते हैं एक रेनी सीजन में। वाह, क्या बात है। तो मतलब बहुत बड़ा घर होने की आवश्यकता नहीं है, छोटे से घर में भी काम किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि शहर में जितने भी लोग, जहाँ जहाँ तक हमारी ये आवाज पहुँच रही है, वो लोग यदि सुन रहे हैं तो इस काम के लिए आगे आए। न सिर्फ ग्वालियर शहर में बल्कि ग्वालियर के बाहर भी यदि कोई हमें सुन पा रहा है तो वो इसके लिए प्रयास जरूर करें। हर शहर में इस तरह की कोई न कोई संस्था काम कर रही होगी। नहीं तो नगर निगम में कांटेक्ट किया जा सकता है क्या इसके लिए? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने रोड साइड हार्वेस्टिंग भी की है। अभी रिसेंटली बिलासपुर, रायपुर पर 40 किट्स लगाई हैं। वहाँ भी बहुत पानी बचा है। और इसके साथ मैं पौधा प्रसादी भी कर रही हूँ जिससे कि नमी बनी रहे। ये क्या है? पौधा प्रसादी में मैम हम लोग क्या पौधों को प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। जो ऐसे पौधे जो कि बड़े होकर वृक्ष बने। अरे वाह। और मंदिरों में, गुरुद्वारों में डे बाय डे मतलब 3-4 साल से वर्क कर रहे हैं। मस्जिद में सभी जगह जाके पौधा प्रसादी करते हैं कि एक पौधे अगर प्रसाद के रूप में मिलते हैं तो श्रद्धा से जब हम लेते हैं तो उसका देखभाल करते हैं। एक श्रद्धा जुड़ जाती है, एक आस्था जुड़ जाती है। तो क्योंकि पौधों की भी एक अहम भूमिका है, वृक्षों की भी बारिश में, तो उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं।
हमने अखबारों में पढ़ा कि आपने 16 कुओं को रिचार्ज कराने में अपनी भूमिका निभाई है। ये 16 कुएं कहाँ आपने ढूंढे? ढूंढे नहीं मैम, ये स्मार्ट सिटी ग्वालियर में एक टेंडर निकला था कि वो कुओं को रिचार्ज कर रहे हैं। जो पुराने सूखे जो कुएं हैं जो बंद पड़े हुए हैं तो उनको रिचार्ज करना था। तो कोई भी मतलब आगे नहीं आया, तो मैंने पढ़ा देखा कि उनको रिचार्ज करने के लिए टेंडर निकला हुआ है। तो मतलब मैं तो बहुत खुश हो गई कि मतलब मुझे एक रास्ता मिल गया है आगे बढ़ने के लिए। मुँह मांगी मुराद मिल गई आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मुँह मांगी मुराद मिल गई। और जो मैं खुद चाहती थी कि मतलब जो पुराने अपने पानी के स्रोत हैं, कुएं हैं, बावड़ी हैं, तालाब हैं, इनको फिर से मतलब जीवांत करें। तो मुझे वहाँ का काम मिला तो बस से तो मन बिल्कुल गदगद हो गया। तो बहुत बुरी हालतों में थे कुएं, बहुत ही जर्जर हालत में थे। हाँ। तो उन कुओं की सफाई की, पानी की जो व्यवस्था है वो आसपास की जितनी भी बिल्डिंग्स थी उनसे हमने पाइप के थ्रू उस पे अपनी फिल्टर किट में लेकर आए और फिल्टर किट से हमने अटैच किया है कुओं को। क्लीन कराने के बाद तो मैम 60-70 फीट गहरे कुएं हमने साफ किए हैं और उनमें से मतलब इतना कचरा निकला है, बहुत कुछ निकला है। उसके बाद हमने उसको रिपेयर किया है, उसके बाद में उसको कवर कर दिया है कि जिससे उसमें कोई दोबारा से कचरा न डाल सके। और उसमें एक मोटर डाली है और ऊपर वाटर कूलर और एक यूवी सिस्टम लगा के, टैंक लगा के आम जनता के लिए वो पानी को हमने प्रोवाइड करा दिया है। तो जो पानी मतलब यूं ही बह रहा था, बर्बाद हो रहा था, आज वो इतना यूज हो रहा है और इतनी खुशी मिलती है ना जब प्यासे लोग धूप में इधर से उधर जा रहे हैं और फिर उस पानी को पी रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब एकदम तृप्त हो जाती है हमारी आत्मा, बहुत खुशी। ये जो पुराने कुएं और बावड़ियां बनी हैं, ये दान पुण्य के लिए ही बनाई गई थी, परोपकार के लिए बनाई गई थी कि लोग रास्ता चलते यहाँ आके अपनी प्यास बुझा सकें और पानी की जरूरतों को पूरा कर सकें। और उनको हमने यूं ही छोड़ दिया बर्बाद होने के लिए। अब वो बहुत सही समय है कि यदि हम इन सब कुओं को, बावड़ियों को, तालाबों को रिचार्ज कर सकें। सावित्री जी, ये जो 16 कुएं आप लोगों ने रिचार्ज किए, तो जो आस पड़ोस के लोग थे उनका किस तरह का रिएक्शन था? क्या उनमें थोड़ी जागरूकता आई कि हमें ये काम करना चाहिए, हमें भी आगे आना चाहिए? बिल्कुल मैम, क्योंकि सबसे पहले ये है ना कि उन्होंने परमिशन दी कि आप हमारी छत का पानी ले लीजिए। मतलब जैसे पास कहते हैं, तो उन लोगों ने, कुछ लोगों ने सहयोग किया कि अगर उतना अमाउंट नहीं हो पा रहा है तो हम पाइप को यहाँ तक, आपके यहाँ तक छोड़ देते हैं, बाकी आप कनेक्टिविटी वहाँ पे ले लीजिए। तो थोड़ा सा उनके मन में भी पानी को बचाने का आया है कि मतलब हम भी पानी को बचाए, सेव करें। तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हैं कि यूं ही बह जाता था पानी। और फिर सबसे ज्यादा बड़ी बात ये है कि वो पानी भर जाता था कि जो निकलने में, करने में, गाड़ी वाड़ी में बहुत ज्यादा मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता, तो वो उससे भी बच रहे हैं। पानी तो बचा ही है लेकिन परेशानियों से भी बच रहे हैं। न सिर्फ पानी को निकलने की जगह मिली है बल्कि उस एरिया का वाटर लेवल भी ऊंचा हुआ होगा, तो हाँ, तो नॉर्मली उन लोगों को फायदा भी हुआ होगा। इसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अगर कोई भी किसी भी तरीके की हेल्प अगर चाहता है तो मैं 2 नंबर आपको दूंगी, तो उस नंबर पे कभी भी 10 से 6 बजे तक कोई भी बात कर सकता है। हमसे कराना चाहते हैं तो हमसे कराइए, नहीं कराना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं। आप वो नंबर बता दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए। जी जी बिल्कुल, आप नोट करेंगे जी। 8717833500। नंबर एक बार फिर बता दें। हाँ, 8717833500। एक और नंबर है ना जी, बताएं। 9340606944। इस नंबर को भी एक बार दोहरा दें। 9340606944। बहुत बढ़िया। इन 2 नंबर पर फोन करके आपसे सलाह भी ली जा सकती है और आपकी सहायता भी ली जा सकती है। तो यदि शहर में कोई भी है और इस तरह की सहायता चाहता है तो सावित्री जी से संपर्क कर सकता है। सावित्री जी, इसके अलावा आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहती हैं शहर के लोगों को? बस ये कहना चाहती हूँ कि पानी यदि बचाने का हर जन करे प्रयास, ना तरसेंगे पानी को, रखिए ये विश्वास कि कभी भी एक बूंद पानी को भी तरसना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ दे रही है, लेकिन हम उनको बिल्कुल इतना सा भी अगर लौटा सके तो वो हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती होगी, बहुत सुकून मिलेगा। करके देखिए, पानी बचा कर देखिए। और यदि हमने इतना सा सहयोग कर दिया
तो आगे आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखेंगी और हमारे किए हुए इस काम को आगे भी बढ़ाएंगी। हमें नष्ट नहीं करना है, चीजों को बचा के रखना है, सहेज के रखना है, क्योंकि ये हमारे बच्चों के काम आएगी। ये इन्वेस्टमेंट है ना? इन्वेस्टमेंट है, हमारे बच्चों को हमेशा काम आने वाला है। बिल्कुल। सावित्री जी, बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार। आप थी वाटर हीरो सावित्री श्रीवास्तव। श्रोता साथियों, अच्छे काम करने में लगे रहिए, जागरूक रहिए, जिम्मेदार बनिए। और अब चूंकि वक्त खत्म हो चुका है तो इजाजत दीजिए अपनी दोस्त तुलिका को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।